नमस्कार। आज हम एक ऐसे अदालती फैसले पर बात करने वाले हैं जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मामला है कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित करने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का। मामला थोड़ा पेचीदा है, तो चलिए साथ मिलकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि अदालत आखिर इस नतीजे पर पहुंची कैसे। तो ये जो नंबर है स्क्रीन पर 7 साल और 5 महीने, ये वो समय है जो कुलदीप सेंगर ने जेल में बिताया था, जैसा अदालत ने अपने आदेश में बताया। इस आंकड़े को याद रखना जरूरी है क्योंकि बाद में अदालत के फैसले को समझने में ये बहुत काम आने वाला है। और बस यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक नाबालिग से बलात्कार जैसे इतने संगीन जुर्म में मिली उम्र कैद की सजा को आखिर निलंबित क्यों किया गया? अदालत के इस तर्क के पीछे क्या कानूनी वजह थी? चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। इस पूरे फैसले को ठीक से समझने के लिए हम अदालत की दलीलों के इन 6 मुख्य हिस्सों पर गौर करेंगे। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि यह फैसला आखिर लिया कैसे गया। तो चलिए शुरू करते हैं इस केस के सबसे अहम और सबसे विवादित पहलू से, और वो है पीड़िता की उम्र। अब ये सुनने में एक मामूली सी बात लग सकती है, लेकिन कानूनी तौर पर इसी एक चीज से पूरा मामला पलट जाता है। उम्र से ही ये तय होता है कि कौन से कानून लागू होंगे और सजा कितनी गंभीर हो सकती है। यहाँ पर 2 अलग अलग जन्म की तारीखें सामने रखी गईं, और समझिए कि पूरा का पूरा केस इसी पर आकर टिक गया। एक तरफ प्रोसिक्यूशन का कहना था कि जन्म 2001 का है, जिससे घटना के वक्त वो नाबालिग थी और पॉक्सो एक्ट के दायरे में आती थी। वहीं दूसरी तरफ बचाव पक्ष का दावा था कि जन्म 1998 का है, जिसका मतलब था कि वो बालिग थी। और बस यहीं से केस की पूरी दिशा ही बदल जाती है। अदालत किसे ज्यादा भरोसेमंद मानती है, ये बहुत अहम था। तो हुआ ये कि दोनों ही पक्षों ने अपने अपने सबूत पेश किए। बचाव पक्ष ने कई मेडिकल रिपोर्ट्स का सहारा लिया, जिनमें सब में उम्र 18 साल से ज्यादा बताई गई थी। उन्होंने स्कूल के एक रजिस्टर पर भी सवाल उठाया, ये कहते हुए कि उसमें काट छांट की गई है। वहीं दूसरी ओर प्रोसिक्यूशन ने दूसरे स्कूल के रिकॉर्ड्स और वहां के टीचर्स की गवाही पर जोर दिया। उनका तर्क था कि उनके सबूत ज्यादा भरोसेमंद है। अच्छा, अब आते हैं बचाव पक्ष के दूसरे बड़े तर्क पर, और वो है उनकी एलिबाई। देखिए, एलिबाई का सीधा मतलब होता है कि जब जुर्म हुआ तब आप वहां थे ही नहीं, बल्कि कहीं और थे, तो जाहिर है आप वो जुर्म कर ही नहीं सकते। देखते हैं कि उनका दावा आखिर था क्या। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। बचाव पक्ष का पूरा तर्क इसी 14 किलोमीटर के दूरी के आसपास घूमता है। उनका कहना था कि जिस वक्त माखी गांव में ये अपराध हुआ, उस वक्त अपीलकर्ता अपने उन्नाव शहर वाले ऑफिस में था, जो वहां से करीब 14 किलोमीटर दूर है। और इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने कॉल डेटा रिकॉर्ड्स भी पेश किए। और ये है उनके तर्क का सबसे मजबूत हिस्सा। उन्होंने एक खास फोन कॉल का जिक्र किया और कहा कि सोचिए, अगर अपराध रात 8:30 बजे खत्म हुआ तो किसी के लिए भी सिर्फ 53 सेकंड में 14 किलोमीटर का सफर तय करके शहर के ऑफिस में उस कॉल को उठाना, ये तो नामुमकिन है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी प्रोसिक्यूशन का पक्ष। उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने कानूनी बारीकियों के बजाय इस बात पर जोर दिया कि अगर अपीलकर्ता को रिहा किया गया तो पीड़िता और उसके परिवार के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। सीबीआई और पीड़िता के वकील ने कई बहुत ही गंभीर मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि क्राइम की रिपोर्ट लिखाने में जो देरी हुई, उसकी वजह परिवार को मिल रही धमकियां थी। उन्होंने पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में हुई मौत की तरफ भी ध्यान दिलाया, एक ऐसा मामला जिसमें अपीलकर्ता को अलग से सजा भी हुई थी। उनका सबसे बड़ा तर्क ये था कि अपीलकर्ता का जो राजनीतिक रसूख है, वो उसे एक लगातार बना रहने वाला खतरा बनाता है। और अब हम पहुंचते हैं उस हिस्से पर जो हाईकोर्ट के इस पूरे फैसले का सबसे बड़ा आधार बना। यहीं पर एक कानूनी परिभाषा ने पूरे केस का रुख ही मोड़ दिया। तो देखिए, पूरे मामले का जो सार है वो एक शब्द पर आके टिक गया, लोक सेवक। अब जो पॉस्को एक्ट है, जो खास तौर पर बच्चों की सुरक्षा के लिए बना है, वो खुद ये नहीं बताता कि लोक सेवक कौन है। इसके लिए वो आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड की परिभाषा को ही इस्तेमाल करता है। अब ये सुनने में एक छोटी सी तकनीकी बात लग सकती है, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसी ने सब कुछ बदल दिया। और ये रही वो कानूनी मिसाल जिस पर पूरा फैसला टिका हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले एक केस में यह तय कर दिया था कि एक एमएलए यानी विधानसभा का सदस्य आईपीसी की परिभाषा के हिसाब से लोक सेवक नहीं माना जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी पुराने फैसले को अपने तर्क का मुख्य आधार बना लिया। तो पूरा लॉजिक कुछ इस तरह से बना। सेंगर को जो उम्र कैद हुई थी वो एग्रेवेटेड यानी गंभीर यौन उत्पीड़न के लिए हुई थी, और ये मामला गंभीर इसलिए माना गया क्योंकि ये समझा गया कि वो एक लोक सेवक हैं।
लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से एक एमएलए लोक सेवक है ही नहीं, तो फिर हाई कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया कि क्या ये गंभीर अपराध वाला आरोप भी टिकता है। और बस यहीं पर वो शुरुआत वाला आंकड़ा फिर से सामने आता है। अदालत ने कहा कि अगर ये गंभीर अपराध नहीं है तो उस समय के कानून के हिसाब से कम सजा 7 साल की थी। और चूंकि सेंगर पहले ही 7 साल और 5 महीने जेल में गुजार चुका था, तो उसने वो न्यूनतम सजा से ज्यादा वक्त काट लिया था जो अदालत के मुताबिक उस पर लागू हो सकती थी। लेकिन यहाँ एक बात साफ कर दें, अदालत ने सजा को निलंबित तो किया, पर यह कोई बिना शर्त रिहाई नहीं थी। अदालत ने आने वाले खतरों को देखते हुए बहुत ही सख्त शर्तें भी लगाईं। तो ये आजादी कई शर्तों के साथ आई। 15 लाख रुपए की एक बड़ी जमानत राशि, पीड़िता के घर के पास जाने पर पूरी तरह से पाबंदी, अपील के दौरान दिल्ली में ही रहने की शर्त, और तो और हर हफ्ते पुलिस स्टेशन में हाजिरी देना। ये सारे उपाय ये पक्का करने के लिए थे कि जमानत के दौरान वो किसी भी नियम को ना तोड़े। और ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब कोई पुराना कानूनी नुक्ता बच्चों की सुरक्षा के लिए बने एक नए कानून के मकसद को ही कमजोर कर दे, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या कानून को हमेशा शब्दशः मानना चाहिए या फिर उसकी असल भावना के हिसाब से? ये एक ऐसी बहस है जो इस केस से कहीं आगे तक जाती है।